हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 की पाठ्यपुस्तक भारत लोग और अर्थव्यवस्था चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय दूसरा है। यहां पर हम लोग प्रवास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहां पर पहला प्रश्न है, भारत में प्रवास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। प्रवास को 1951 की जनगणना से जन्म के स्थान के आधार पर दर्ज करना प्रारंभ किया गया। 1961 की जनगणना में इसमें दो घटक अर्थात जन्म स्थान और निवास की अवधि इसमें शामिल किए गए। 1971 में पिछले निवास के स्थान और गणना के स्थान पर रुकने की अवधि की जो अतिरिक्त सूचना है इसको इसमें समाविष्ट किया गया। प्रवास के कारणों पर सूचना का जो समावेश है ये 1981 की जनगणना में किया गया। देखिए, प्रवास को भारत की जो 1881 की जनगणना हुई थी तभी से इसे जो है जन्म के स्थान के आधार पर दर्ज करना प्रारंभ किया गया था, ना कि 1951 की जनगणना में। तो यहाँ पर आपका ए वाला गलत हो जाएगा, बी वाला सही है। 1961 की जो सेंसस हुई है उसमें प्रवास से संबंधित दो घटक ऐड किए गए हैं, एक तो जन्म स्थान और दूसरा है निवास की अवधि, इसमें शामिल किए गए हैं। यानी 1971 की जो जनगणना हुई है उसमें इसमें पिछले निवास के स्थान और गणना के स्थान पर रुकने की अवधि की जो अतिरिक्त सूचना है वो इसमें शामिल की गई है। और 1981 के सेंसस में प्रवास के जो कारण हैं उनकी सूचना का समावेश किया गया है। तो यहां पर आपका ए वाला कथन गलत है, तो आपका सही आंसर है यहां पर ए वाला। दूसरा प्रश्न है, भारत की जनगणना में प्रवास की गणना किन आधारों पर की जाती है। जन्म का स्थान, यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है। निवास का स्थान, यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है। ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए, यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है तो उसे जीवन पर्यंत प्रवासी कहा जाता है। यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है तो वो निवास के स्थान के संदर्भ में प्रवासी कहलाता है। हमारी भारतीय जनगणना में प्रवास की गणना इन दोनों आधारों से की जाती है। तो आपका सही आंसर है यहां पर सी वाला, यानी ए और बी दोनों। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 121 करोड़ लोगों में से 45.6 करोड़ प्रवासियों की संख्या थी जो निवास के पिछले स्थान के संदर्भ में थे। अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय प्रवासों में थोड़ी दूरी के ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धाराओं में पुरुषों की संख्या सर्वाधिक है। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। 2011 की जो जनगणना हुई है इसमें हमारी जो 121 करोड़ की जो आबादी है इसमें से करीब 45.6 करोड़ लोग प्रवासी थे जो कि निवास के पिछले स्थान के संदर्भ में थे। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय प्रवास है, इस प्रवास में स्त्रियों की संख्या जो है ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धारा में सर्वाधिक है, न कि पुरुषों की संख्या। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, जो आपका अंतर्राज्यीय प्रवास है इन लोगों की संख्या जो है 45.6 करोड़ लोगों में से 11.9 करोड़ थी। यानी 11.9 करोड़ जो लोग थे वो अंतर्राज्यीय प्रवासी थे और इनमें भी महिलाओं की ग्रामीण से ग्रामीण धारा में संख्या सर्वाधिक थी। तो यहां पर आपका जो गलत वाला आंसर है वो है बी वाला, यानी केवल दूसरा वाला कथन सही नहीं है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय प्रवास के अंतर्गत ग्रामीण से ग्रामीण धारा में स्त्रियों के अधिक प्रवास का कारण है। शिक्षा, विवाह, रोजगार, व्यवसाय। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं ग्रामीण से ग्रामीण जो अंतर्राज्यीय या अंतर्राज्यीय जो प्रवास होता है उसमें स्त्रियों का जो रेशियो है वो ज़्यादा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है विवाह। यानी हमारे यहाँ पर जो पितृसत्तात्मक समाज है उसके अनुसार जो लड़कियां होती हैं ब्याह के बाद अपने ससुराल में जाती हैं, उन्हें अपना मायका छोड़ना पड़ता है। हालांकि मेघालय जैसे राज्य कुछ अपवाद हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला, यानी विवाह। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धाराओं में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की अपेक्षा कम है। पुरुषों द्वारा सर्वाधिक अंतर्राज्यीय प्रवास ग्राम से नगर धारा में प्रवास करने का कारण शिक्षा रही है। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, यहां पर अगर हम बात करें तो आपका जो पहला वाला कथन है ये बिल्कुल सही है कि ग्रामीण से ग्रामीण जो प्रवास होता है, जैसा कि हमने बताया था, ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धाराओं में स्त्रियों की संख्या ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि पुरुषों की जो संख्या है वो स्त्रियों की अपेक्षा इसमें कम है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। पुरुषों के द्वारा जो अंतर्राज्यीय प्रवास किया जाता है, गांव से नगर में लोग जाते हैं,
उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है उनके पास जो आर्थिक अवसर है उनकी कमी होना। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक अवसरों की कमी है, तो लोग आर्थिक अवसरों की तलाश में गांव को छोड़कर शहरों की ओर पलायन करते हैं, और खास करके इसमें पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर लोग, पुरुष जो हैं, शिक्षा के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपने आर्थिक अवसरों के लिए गांव से पलायन करके शहरों की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला सही है, तो आंसर है यहाँ पर 5 का ए वाला। छठवां प्रश्न है, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा स्त्री प्रधान धारा है? नगरीय से नगरीय, नगरीय से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, ग्रामीण से ग्रामीण। देखिए, ग्रामीण से ग्रामीण जो धारा है ये स्त्री प्रधान धारा है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा प्रवास स्त्रियों का ही होता है। तो आपका सही आंसर है यहां पर डी वाला। सातवां प्रश्न है, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान धारा है? नगरीय से नगरीय, नगरीय से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय और ग्रामीण से ग्रामीण। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहां पर जो ग्रामीण से नगरीय धारा जो है ये पुरुष प्रधान धारा है, क्योंकि भारतीय पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष जो होते हैं वो रोजगार करते हैं और महिलाएं घर चलाती हैं। तो यही कारण है कि पुरुष जो है कमाने के लिए गांव छोड़कर शहरों में जाते हैं, क्योंकि गांव में विपरीत आर्थिक परिस्थितियां हैं, रोजगार के साधन कम हैं। शहरों में जो है अच्छी खासी आर्थिक परिस्थितियां हैं, वहां पर रोजगार के साधन ज़्यादा हैं। तो यही कारण है कि ग्रामीण से नगरीय प्रवास जो होता है उसमें सर्वाधिक संख्या पुरुषों की होती है। तो आपका सही आंसर है यहां पर सी वाला। आठवां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस पड़ोसी देश से सर्वाधिक प्रवास हुआ है? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। देखिए, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें से 88.9% लोगों का प्रवास भारत में हुआ है। यानी जो भारत में 100% प्रवासी हैं उनमें से 88.9% प्रवासी जो है भारत के पड़ोसी देशों से आते हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा संख्या जो है बांग्लादेश की है। बांग्लादेश से जो प्रवासी आए हैं उनकी संख्या जो है 27.47 लाख है, जो कि कुल प्रवास का 51.2% है। वहीं नेपाल की बात करें तो नेपाल से 2011 की जो जनगणना बताती है, तो नेपाल से करीब 8.10 लाख प्रवासी भारत आए हैं, जो कि प्रवास का जो 15.1% है। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान से करीब 9.18 लोग जो हैं ये प्रवास करके भारत में आए हैं, जो कि हमारे प्रवास की रेशियो का 17.1% है। श्रीलंका से बात की जाए तो श्रीलंका से करीब 1.98 लाख लोग भारत में प्रवास किए हैं, जो कि संपूर्ण प्रवास का 3.7% है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हैं। यानी प्रवास के मामले में सबसे पहले जो है बांग्लादेशी हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पर आपके पाकिस्तानी आते हैं, थर्ड पर नेपाली आते हैं और चौथे पर श्रीलंकन आते हैं। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर बी वाला। 9वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक प्रवास हुआ है? दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा प्रवास हुआ है। तो महाराष्ट्र जो है पहले नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पर जो है दिल्ली का स्थान आता है, तीसरे नंबर पर गुजरात राज्य आता है प्रवास के मामले में, और चौथे नंबर पर जो है हरियाणा आता है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर डी वाला। 10वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य से सर्वाधिक संख्या में उत्प्रवास हुआ है? बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना बताती है कि करीब 20.9 मिलियन लोगों का जो प्रवास है ये उत्तर प्रदेश और बिहार से हुआ है, और इसमें भी सबसे ज़्यादा उत्प्रवास जो है वो उत्तर प्रदेश से हुआ है। उत्प्रवास के मामले में नंबर 1 राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, और दूसरे नंबर पर जो है बिहार का स्थान आता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 11वां प्रश्न है, प्रवास के कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपकर्ष कारक प्रवास के वे कारक हैं जो लोगों को स्थान अथवा उद्गम को छुड़वाने का कारण बनते हैं। प्रतिकर्ष कारक वे कारक हैं जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, यहां पर पहला वाला कथन गलत है। अपकर्ष कारक नहीं बल्कि प्रतिकर्ष कारक वो कारक हैं जो लोगों को अपना उद्गम स्थान छुड़वाने के लिए मजबूर करते हैं। वहीं जो
अपकर्ष कारक हैं। अपकर्ष कारक वो कारक हैं जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे गांव के सेंस में बात की जाए तो गांव के सेंस में जो आधारभूत सुविधाएं होती हैं उनका अभाव होता है, रोजगार नहीं होता है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं होती हैं, शिक्षा की भी किल्लत होती है, इसके अलावा बहुत सारी अन्य परेशानियां होती हैं। तो ये सब क्या है, ये सब प्रतिकर्ष कारक हैं जो कि गांव छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। वहीं शहर के सेंस में अगर हम बात करें तो शहर में क्या है, आधारभूत संरचना बेटर है, रोजगार के साधन भी हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं भी हैं, शिक्षा के लिए भी साधन है। तो शहर में ये सारी चीजें क्या है, ये लोगों को लुभाती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो ये सब अपकर्ष कारक हैं। तो यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही गलत हैं। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन सही है, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। तो आंसर होगा यहाँ पर डी वाला, ना तो एक सही है ना ही दूसरा। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? मनोरंजन के स्रोत, गरीबी, चक्रवाती तूफान, गृह युद्ध। देखिए, प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों में गरीबी आ जाती है। इसके अलावा जो ग्रामीण जनसंख्या है उसका, वहां की जो भूमि है, कृषि भूमि है, उस पर अत्यधिक दबाव आ जाता है, जिसकी वजह से पैदावार कम होती है या लोगों के अनुरूप पैदावार नहीं हो पाती है। तो इस वजह से लोगों के खाने की किल्लत होती है, लोग गांव छोड़ने को मजबूर होते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, शिक्षा के अवसरों की कमी और फिर कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे बाढ़ है, सूखा है, चक्रवाती तूफान है, भूकंप आ गया। तो ये कुछ अन्य कारक हैं जो कि लोगों को अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। या फिर गृह युद्ध वगैरह है। यहाँ पर देखिए, गरीबी, चक्रवाती तूफान और गृह युद्ध ये सभी प्रतिकर्ष कारक हैं, जबकि मनोरंजन के स्रोत जो है ये अपकर्ष कारक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है? मनोरंजन के स्रोत, शिक्षा के बेहतर अवसर, स्थानीय संघर्ष, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। देखिए, अपकर्ष कारकों में मनोरंजन के स्रोत आ जाते हैं, शिक्षा के बेहतर अवसर आ जाते हैं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आ जाती हैं, रोजगार के साधन आ जाते हैं और अन्य प्रकार की जो सुख सुविधाएं हैं जो कि मानव को लाभ पहुंचाती हैं, वो सारी सुविधाएं अपकर्ष कारकों में शामिल हैं। इसमें जो स्थानीय संघर्ष नहीं शामिल है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला, स्थानीय संघर्ष एक प्रतिकर्ष कारक है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले कुशल एवं दक्ष लोगों का बाह्य प्रवास ग्रामीण जनांगीय संगठन पर अनुकूल प्रभाव डालता है। प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं। आपको यहां बताना है कौन सा कथन आपका सही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रोजगार की तलाश में पुरुषों का प्रवास सबसे ज्यादा होता है। तो पुरुष जो है रोजगार या काम की तलाश में गांव को छोड़कर शहरों की ओर जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, गांव में जो जनांगीय संगठन होता है वो बिगड़ जाता है, यानी गांव में जो सेक्स रेशियो है बिगड़ जाता है। गांव में जो है महिलाओं की संख्या ज्यादा हो जाती है और पुरुषों की संख्या कम पड़ जाती है। वहीं शहरों की बात करें तो शहरों में पुरुषों की संख्या ज्यादा हो जाती है और महिलाओं की संख्या कम पड़ जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या पड़ता है, एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ना कि अनुकूल प्रभाव। तो यहाँ पर आपका जो पहला वाला स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो प्रवास हो रहा है वो प्रवास ग्रामीण जनांगीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, ना कि अनुकूल प्रभाव। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो है गलत हो जाएगा। सेकंड वाला बिल्कुल सही है। प्रवासी जो होते हैं सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं। देखिए, जो भी व्यक्ति बाहर कहीं काम करने जाता है, जैसे दिल्ली गया, मुंबई गया, तो वहाँ के कल्चर को सीख के आता है, वहाँ के तौर तरीके, रहन सहन, वहाँ पर कौन सी प्रौद्योगिकी वर्तमान में चल रही है, लोग उस प्रौद्योगिकी का कैसे लाभ उठा रहे हैं। जब वो अपने घर लौट कर आते हैं तो अपने परिवारिक जनों को, अपने आसपास अपने पड़ोसियों को उन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं, उस कल्चर के बारे में बताते हैं। तो ऐसे करके जो प्रवासी हैं ये सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ताओं के रूप में भी कार्य करते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला, केवल 2 सही है। 15वां प्रश्न है, प्रवास के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रवासी द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान को भेजी गई धनराशि विदेशी विनिमय का प्रमुख स्रोत है। दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों में गंदी बस्तियों का विकास अनियंत्रित प्रवास का नकारात्मक परिणाम है। मिस्र संस्कृति के उद्विकास में प्रवास का कोई योगदान नहीं है। प्रवास स्त्रियों के जीवन स्तर को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पुरुषों की अपेक्षा अधिक प्रभावित करता है। देखिए, यहां पर आपका पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो प्रवासी अपना देश छोड़कर अन्य देशों में काम करने जाते हैं, वहां से जो कुछ भी वो कमाते हैं उस रेमिटेंस को या प्रेषित धन को अपने भारत में भेजते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार की बढ़त होती है।
तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। हमारे भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अनियंत्रित प्रवास हुआ है, तो अनियंत्रित प्रवास होने की वजह से वहाँ पर जो प्रवासी गए हैं उन लोगों ने स्लम बस्तियों का विकास किया है, यानी झुग्गी झोपड़ियों का विकास किया है। तो इस वजह से वहाँ पर जो आधारभूत सुविधाएं हैं उन सब की कमी है, पेयजल की कमी है, आवास की कमी है, सैनिटेशन की कमी है, स्वच्छता नहीं है, इसके अलावा शिक्षा वगैरह की भी वहाँ पे कमी देखी गई है। तो ये सब क्या है, ये अनियंत्रित प्रवास के नकारात्मक परिणाम है। तो यहाँ पर आपका बी वाला भी सही है। देखिए, जब किसी स्थान पर, जैसे दिल्ली की बात करें, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आपको पूरे भारत के लोग मिल जाएंगे, पूरे भारत के हर स्टेट के व्यक्ति वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जब किसी बड़े महानगर में बहुत सारे कल्चर से आने वाले लोग मिलते हैं तो ऐसे करके अब क्या होता है, एक मिक्स कल्चर का उद्विकास होता है, लोग दूसरे कल्चरों को जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल छठ पूजा की बात करें तो किसी जमाने में छठ पूजा जो होती वो आपके बिहार और झारखंड बेल्ट तक ही सीमित थी, लेकिन वर्तमान में आप देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर बिहारी लोग गए, जहाँ जहाँ पर बिहार से या झारखंड से लोग गए, तो वो वहाँ पर अपना कल्चर भी लेके गए। तो ऐसे अन्य राज्यों के लोग भी उस चीज़ को देख रहे हैं, उस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या, एक मिक्स कल्चर का उदाहरण है। तो मिश्र संस्कृति के उद्विकास में प्रवास का एक महत्वपूर्ण योगदान है, जबकि यहाँ लिखा हुआ है कि कोई योगदान नहीं है। तो यहाँ पर आपका सी वाला जो है ये गलत हो जाएगा। देखिए, प्रवास जो है ये स्त्रियों के जीवन स्तर को प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से पुरुषों की अपेक्षा अधिक प्रभावित करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ग्रामीण जो प्रवास होता है उसमें पुरुषों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो पुरुष तो शहरों में चले जाते हैं, अब स्त्रियां रह जाती हैं घर में। अब स्त्रियों को अपना घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं, अपने जो भी सास ससुर हैं उनको भी देखना है। इसके अलावा जो खेती बाड़ी का कार्य है वो भी स्त्रियों के ऊपर ही आ जाता है। तो इस सब की वजह से क्या होता है, स्त्रियों पर बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर आपका डी वाला भी सही है। यहाँ पर जो गलत वाला है वो है सी वाला। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 15 का सी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।